जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार में। तो दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से आपके सामने केस आते हैं, किस प्रकार से मौलिक अधिकार डीपीएसपी के बीच में लड़ाइयां चलती हैं, किस प्रकार से कार्यपालिका न्यायपालिका आमने सामने रहती है। दोस्तों मामले चलते हैं आप लोगों के शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ से लेकर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य तक, उसके बाद आपका गोलकनाथ मामला, और दोस्तों अंत में आपने देखा किस प्रकार से केशव भारती मामला आता है 1973 का केरल राज्य के साथ में। और दोस्तों उस मामले में दिया जाता है एक सिद्धांत जो आपने देखा, संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। और पिछले सेशन में आपने इस बात को क्लियर किया कि किस प्रकार से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के पक्ष में चल रही है, तो वहीं पर सरकार जो है दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से समाजवादी तत्वों को हावी किया जा सके या फिर समाजवाद को लागू किया जा सके, क्योंकि प्रस्तावना में दोस्तों एक शब्द दिया हुआ है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। और आप देखेंगे कि 1950 से लेकर 1991 तक की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पक्ष में ही झुकी हुई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इन लड़ाइयों के बीच में आपने काफी कुछ सीखा। लास्ट सेशन में आपने जब पढ़ा होगा केशव भारती बनाम केरल राज्य का मामला, आपने देखा होगा किस प्रकार से मौलिक अधिकार बीच में आ रहे हैं, किस प्रकार के डीपीएसपी के साथ में उनका क्लैश चल रहा है। और दोस्तों 1959 के समय जब हम बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी चल रहा था, न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका चल रहा था दोस्तों, इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 1959 में एक 1959 में दोस्तों केरल एजुकेशन बिल, कौन सा दोस्तों? केरल एजुकेशन बिल दोस्तों। केरल एजुकेशन बिल के मामले में, केरल एजुकेशन बिल के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाया जाएगा। मतलब कई बार आप देख रहे होंगे, लास्ट सेशन में आपने समझा होगा कि एक तरफ मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, एक तरफ डीपीएसपी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का तर्क देकर जो है सरकार द्वारा बनाए गए कानून को, जो कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया था, उसे खारिज कर देती है। और दोस्तों वहीं फिर आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को खारिज करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है जो समाजवादी तत्वों को हावी कर देता है। चाहे वो आपने पहला संविधान संशोधन देखा हो, चाहे वो आपने 24वां देखा हो, चाहे वो आपने 25वां देखा हो दोस्तों। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में बैलेंस स्थापित करने की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल एजुकेशन बिल जो आया था 1959 में दोस्तों, इस मामले में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इनमें कोई सुपीरियर नहीं है, दोनों समान हैं और इन दोनों के लिए हम समन्वयकारी निर्वचन के सिद्धांत का पालन करेंगे। मतलब जब भी हम इनका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये नहीं है कि हावी हो जाए डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर या फिर मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर, बल्कि हम इन दोनों में हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का हम इनमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे, समन्वयकारी निर्वचन का दोस्तों हम इसमें सिद्धांत अपनाएंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में ही कह दी थी। और बाकी दोस्तों आप लोगों ने काफी सारी चीजों को समझा ही है पीछे कि किस प्रकार से संविधान का मूल ढांचा आता है 1973 के स्वाद के माध्यम से। और दोस्तों उसी को लेकर आगे सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा किया जाता है संविधान संशोधन, जिसको आप लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में। मैंने आपसे कहा था एक बार, अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो आप सभी से मेरी उम्मीद है आप सभी जो है एक बार शंकर प्रसाद वाला मामला देख लें, ताकि आपको ये ज्यादा और स्पष्ट हो जाए आज का जो मामला है, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूटी में है दोस्तों, ये उसी के आगे आगे मामला बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक बार आप जितने भी छात्र जो नए देख रहे हैं इस सेशन को, तो कृपया करके आप इसके पहले जो लोड हुआ है एक सेशन आप लोगों का जो केशव भारती बनाम केरल राज्य पे था, आप उसको भी जो दोस्तों एक बार देख लें। तो दोस्तों आपने देखा कि 1973 के केशव भारती बनाम केरल राज्य में संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया गया। और आगे चलकर दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ सरकार द्वारा क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के माध्यम से। और दोस्तों इसके माध्यम से दो नए आर्टिकल जोड़े गए संविधान में, एक जोड़ा गया 368 क्लॉज 4 दोस्तों, और एक जोड़ा गया 368 क्लॉज 5। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें यह कहा गया कि पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संशोधन करने की शक्ति सरकार के पास है, संसद के पास है। और इस बात का रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, इस बात का रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू दोस्तों, जो आपको पता है कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके माध्यम से वो सरकार या विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून आदेश की जांच कर सकती है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और दोस्तों उसी से वंचित किया जाने का प्रयास किया गया इस संशोधन के माध्यम से। और आपको यह बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीजों को दीज आर द फैक्ट्स, ये सब तथ्य हैं। मूल्य तो आपने दोस्तों पीछे देखा है कि किस प्रकार से समाजवादी तत्वों को हावी करने का प्रयास किया जाता है, वहां से न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों के पक्ष में है। और दोस्तों आपको दोनों का महत्व समझ में आना चाहिए।
वो डीपीएसपी का महत्व भी आपको समझ में आना चाहिए। और मौलिक अधिकार, मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार जहां व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं, उसके भौतिक नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, वहीं दोस्तों डीपीएसपी जो है दोस्तों वो राज्य के कल्याणकारी रूप की बात करते हैं, नैनी स्टेट की बात करते हैं, दाई राज्य की बात करते हैं, कैरल टू डेथ स्टेट की बात करते हैं, जन्म से मरण तक साथ देने वाले राज्य के रूप में बात करते हैं दोस्तों। दोनों ही जरूरी बातें हैं। तो दोनों ही एक व्यवस्था के ही दो अंग हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन देखने में आपको क्या लगता है कि अच्छा न्यायपालिका सर मौलिक अधिकारों के पक्ष में है, सरकार सरकार जो है वो डीपीएसपी के पक्ष में है। दोनों ही दोस्तों एक ही व्यवस्था के दोनों अंगों की पूर्ति की बात कर रहे थे। और उसी क्रम में दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि संसद जो है वो पूरे के पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है और इसका न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। और दोस्तों इसी को लेकर आप देखते हैं आगे चलकर आता है एक मामला जिसका नाम था दोस्तों मिनर्वा मिल्स। दोस्तों कौन सा नाम था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला है दोस्तों। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में दोस्तों इसी मामले को उठाया गया कि देखिए साहब 42वां संविधान संशोधन 1976 से क्या कर दिया गया है। और दोस्तों अब तक आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया जा चुका था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिपादन किया जा चुका था। और दोस्तों इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों संविधान संशोधनों को खारिज कर दिया, इन दोनों आर्टिकल्स को खारिज कर दिया, इस संविधान संशोधन के इन प्रावधानों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। और इसी बात को ज्यादा स्पष्ट किया आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के आईआर कोयलियो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में। दोस्तों 2007 में आया था आईआर कोयलियो बनाम तमिलनाडु राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए संविधान, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो केवल संविधान सभा के पास है, क्योंकि संविधान सभा ने ही संविधान बनाया है। संसद जो है दोस्तों ये तो संविधान द्वारा बनाई गई संस्था है भाई। संसद जो है ये तो संविधान द्वारा बनाई गई संस्था है ना, तो ये कैसे पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है, ये पूरे संविधान को चेंज कर सकती है? अगर पूरे संविधान में संशोधन करना है, पूरे संविधान को संशोधित करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? संविधान सभा आनी चाहिए। संविधान सभा आएगी तो संशोधित हो सकता है पूरा संविधान एक साथ, वरना तो नहीं हो सकता। मतलब दोस्तों ये कुछ ऐसी बात हो गई कि बेटा अपने पूरे बाप को चेंज करने की बात कर रहा है दोस्तों। अरे थोड़े मोड़े बातों को चेंज कर सकते हैं आप, पिताजी ऐसा मत कीजिए, किया कीजिए, पिताजी ऐसा मत किया कीजिए, पिताजी बात गलत है, पिताजी बात। संसद, पिताजी, संसद दोस्तों बेटा है, पिताजी मतलब संविधान दोस्तों, और दादाजी मतलब संविधान सभा मान लीजिए आप। अब यहां क्या मामला है? यहां सरकार कह रही है कि बेटा पूरे पिताजी को चेंज कर देगा। दोस्तों पूरे पिताजी को चेंज करने का मामला किसके पास है? बेटे के पास है या दादाजी के पास है? दादाजी ने बनाया है दोस्तों बेटा, दादाजी का बेटा है वो, तुम्हारे पिताजी हैं भाई, इसके तो पिताजी हैं संसद के तो, और पूरे पिताजी में संशोधन करने की बात कर रहे हैं आप, गलत बात। और दादाजी अब आ नहीं सकते क्योंकि वो तो चले गए दोस्तों, ऐसे समझिए इस चीज को आप। तो चूंकि संसद पूरे संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, पूरे संविधान को संशोधित करने का अधिकार तो संविधान सभा के पास है, वो है नहीं। संशोधित करना पूरे को तो लाओ संविधान सभा, कहां से आएगा दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों इन दोनों ही अनुच्छेदों को खारिज कर दिया गया जो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। दूसरी बात कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है उसका वो संशोधित वो रिव्यू नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे मेरे प्यारे दोस्त, संविधान संशोधन अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, अगर हम बात कर रहे हैं न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा तो संविधान के मूल ढांचे में शामिल है दोस्त, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। इसे कोई कैसे छीन सकता है? इसे कोई नहीं छीन सकता, ये तो संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। लो दोस्तों, और ये बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ये बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को ही खारिज कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, मिनर्वा मिल्स वो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन भी संविधान के मूल ढांचे में है। तो इस बात को आप लिखिए,
कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य संतुलन, क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे हैं, अभी तक दोस्तों आप इन दोनों में टकराहट देख रहे हैं। एक तरफ मौलिक अधिकार है, एक तरफ डीपीएसपी है। सरकार डीपीएसपी को लेकर आगे बढ़ी जा रही है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जरूरी दोनों ही हैं। तो अंत में दोस्तों 1980 के इस मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन, बैलेंस बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन, बैलेंस संविधान के मूल ढांचे में है। हो गया दोस्तों मामला क्लियर? तो यह था दोस्तों आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे में है। क्योंकि अभी तक दोस्तों आपने जितनी लड़ाइयां देखी हैं 1951 से लेकर 1980 तक सारा मामला इसी पर था, एक तरफ डीपीएसपी, एक तरफ मौलिक अधिकार। लेकिन दोस्तों अंततः, हालांकि एक बार पहले भी मैंने आपसे कहा होगा 1959 के मामले में, केरल एजुकेशन बिल के मामले में, यहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि इन दोनों का जो होगा, जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जब इन दोनों का मामले का निर्वचन किया जाएगा, तो हम लोग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे, उसका यूज करेंगे। समन्वयकारी सिद्धांत, समन्वयकारी निर्वचन के सिद्धांत का हम यूज करेंगे। और दोस्तों इसको ज्यादा स्पष्ट कर दिया 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में 1980 में, जब साफ साफ कह दिया गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य संतुलन भी संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। लड़ाई का स्कोप ही खत्म कर दिया गया दोस्तों, लड़ाई का स्कोप ही खत्म कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद एक और मामला आता है, और वो मामला है दोस्तों वामन राव मामला। वामन राव बनाम भारत संघ, वामन राव बनाम भारत संघ दोस्तों 1981, वामन राव बनाम भारत संघ का मामला है दोस्तों। और वामन राव बनाम भारत संघ 1981 के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि नवी अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई थी, उस नवी अनुसूची में यदि सरकार कोई कानून बनाकर डाल देती है तो उसका भी न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इस बात को आप लिखेंगे, ये सवाल पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स में और कई बार बीपीएससी में पूछा गया है सवाल है ये। तो 1981 के दोस्तों वामन राव बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नवी अनुसूची में भी यदि सरकार कोई कानून बनाकर डालती है, कोई लॉ बनाकर डालती है, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। हां, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जरूर कही दोस्तों कि 24 अप्रैल 1973 अगर इसके पहले सरकार ने एक्ट बनाकर डाला होगा 9 शेड्यूल में, हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे। भाई सीधी सी बात है, अब उसका रिव्यू करेंगे, खारिज करेंगे तो काफी समस्याएं आएंगी। देश की व्यवस्था चल रही है, उससे काफी लंबे समय से वो कानून जो है इस व्यवस्था को चला रहे हैं, तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम चीजों को देखेंगे तो मामला खराब हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हम 24 अप्रैल 1973, ये वो केस का दिन है दोस्तों जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले सेशन में, और वो था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसके पहले अगर सरकार ने कोई एक्ट बना के डाले हैं नवी अनुसूची में, हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तारीख के बाद यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई कानून बनाती है और उसे डालती है नवी अनुसूची में, तो हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, हम इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, और यदि हमें लगता है कि वो संवैधानिक नहीं है तो हम उसे खारिज भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब नवी अनुसूची का स्टेटस क्या है, इस बात का जवाब आपको आपके कमेंट बॉक्स में देना है। आप मुझे यह बताएंगे कि क्या अभी नवी अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इस बात का जवाब आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे भी ये सहूलियत रहे कि आप पूरे सेशन को देखते हैं और अंत में आप सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बहुत बार आयोग द्वारा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक सवाल आपके लिए आज का यह है कि आपको यह बताना है कि क्या नवी अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये बताएंगे आप मुझे। और दोस्तों यहां पर आपने मामले को क्लियर किया कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई संतुलन होगा और ये संविधान के मूल ढांचे में होगा। और दोस्तों अगला जो केस था वामन राव केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नवी अनुसूची का रिव्यू भी हो सकता है, लेकिन इस तारीख के पहले जो अगर कानून बना के डाले गए हैं तो उसका रिव्यू हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तारीख के बाद अगर कोई कानून बना के डाला जाता है तो उसका हम रिव्यू कर सकते हैं दोस्तों। ये स्पष्ट कर दिया गया। इसके बाद मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया है, एक और केस था दोस्तों, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं उसको, IR कोयलियो बनाम
तमिलनाडु राज्य 2007, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना संसद की पावर नहीं है। पूरे संविधान को संशोधित करने के लिए तो क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। फिर वही बात है कि बेटा बाप को चेंज कैसे कर सकता है, पूरा पॉसिबल है क्या दोस्तों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दादा ही आना चाहिए उसके लिए चेंज करने के लिए, क्योंकि दादा नहीं बनाया था पिताजी को दोस्तों, वही चेंज कर सकते हैं पूरा। बेटे थोड़े मोड़े, बेटा जो है दोस्तों पिताजी में थोड़े मोड़े चेंज कर सकता है। हमें क्लियर दोस्तों? तो ये बात थी IR कोल्यो बनाम तमिलनाडु राज्य की दोस्तों। तो आज जो आपने वाद देखे हैं, लगभग आपके सारे वाद कंप्लीट हो चुके हैं इससे संबंधित, सारे मतलब इससे संबंधित, इस केस, ये जो आप मामला चल रहा था अभी संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित, ये मामला आपने पूरा कंप्लीट कर लिया इन 2 सेशंस के माध्यम से। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं दोस्तों, इन केस स्टडीज का क्रम तो आपने देखा है। पहले शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, उसके बाद आपका आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, उसके बाद दोस्तों आपका आया केशवन भारती बनाम कील राज्य 1973, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, उसके बाद दोस्तों आपका आया 1981 का वामन राव बनाम भारत संघ, और दोस्तों एक देखा आपने 2007 का IR कोल्यो बनाम तमिलनाडु राज्य। इससे 101% दोस्तों सवाल आता है, 101%। बाकी मेंस के जो सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब मैं आपको पहले सेशन में जब मैंने करवाया था आपको केशवन भारती बनाम कील राज्य, उसमें आपको मैं करवा चुका हूं। तो एक बार उन मेंस के 4-5 सवालों को आप लिख लीजिएगा, और ये ही उसका उत्तर है, यही जो है ये सब उसी के उत्तर है दोस्तों। मैं फिर से याद दिलाऊं आप लोगों को, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? आपको उत्तर मिल चुका है। नवीं अनुसूची पर सवाल आएगा, उत्तर मिल चुका है। समाजवाद लोकतंत्र का शिशु है, सोशलिज्म इज चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, उत्तर मिल चुका है आप लोगों को। ये सब दोस्तों आपको उत्तर मिल चुके हैं जो आपने मेंस के लिए, या संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रश्न आएगा आप इस बात को लिखेंगे। तो यही दोस्तों सारे मेंस के सवाल इससे बन सकते हैं। और प्रीलिम्स का सवाल मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, आज भी मैंने आपको एक सवाल दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। और सवाल फिर से मैं रिपीट करता हूं कि क्या अब वर्तमान में नवी अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है दोस्तों? तो इसका जवाब आप कहां डालेंगे? कमेंट बॉक्स में। मैं आपके उत्तरों का वेट करूंगा, आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगा, और बहुत जल्दी आपके लिए ऐसे और बहुत सारे सेशंस में लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग पॉलिटी को बहुत शानदार तरीके से समझें और उसको जीना शुरू करें बहुत जल्दी दोस्तों। और यकीनन दोस्तों आप लोगों को 1% भी समस्या नहीं आएगी पॉलिटी को डील करते वक्त, और किसी भी सब्जेक्ट को डील करते वक्त। इनफैक्ट जो आप यहां से देख रहे हैं दोस्तों चीजों को, तो उत्कर्ष से जुड़े रहिए बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।